नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तिहाड़ जेल के बाहर लगे नारे, जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई का दर्द और महंगा दवा की कीमतों को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने युवा न्याय की गारंटी को फिर से दोहराया। रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी कांग्रेस पार्टी। खबर में आगे जिक्र होगा कि नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या चीन ने भारत की जमीन नहीं कब्जा की है। चिदम्बरम ने पीएम मोदी के कच्चा टीवी विवाद पर किया पलटवार। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि आयकर विभाग का जो नियम कांग्रेस पर लागू हुआ वो बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता। प्रियंका गांधी ने दागे सवाल। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलेगी सरकार और आप भी ऐसा मानते हैं कि नफरत की होगी हार और मोहब्बत की होगी जीत, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। तिहाड़ जेल के बाहर लगे हैं ये नारे। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें लाया गया और इधर तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस बीच केजरीवाल और आम आदमी पार्टी समर्थक तिहाड़ परिसर के बाहर में जोरदार नारेबाजी करते दिखे। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में पहले से पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में बंद हैं और सूत्रों के अनुसार अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। सोमवार को ईडी अधिकारियों ने दिल्ली की एक अदालत में केजरीवाल को पेश किया और यहां ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगी बल्कि न्यायिक हिरासत मांगी। कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इधर केजरीवाल को कड़ी सुरक्षा के बीच तिहाड़ लाया गया है। केजरीवाल ने 3 किताबें पढ़ने के लिए मांगी हैं और साथ ही टेबल कुर्सी की भी मांग की है। बता दें कि जब शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को जेल हुई थी तो उन्होंने भी कुछ किताबें पढ़ने के लिए मांगी थी और साथ ही दिल्ली वालों से अपील की थी कि वो जेल जा रहे हैं, बेटा विदेश में रहता है, पत्नी बीमार रहती हैं, इसलिए आप लोगों को मेरी पत्नी का ख्याल रखना होगा। हालांकि सीएम केजरीवाल ने सिसोदिया की तरह कोई खास अपील नहीं की है। केजरीवाल की 15 दिन के न्यायिक हिरासत के जाने के बाद सुनीता केजरीवाल का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि उनसे 11 दिन पूछताछ हुई, पूछताछ पूरी हो गई, अदालत ने उन्हें दोषी नहीं कहा है और उनको जेल में क्यों डाला। इन लोगों को बीजेपी का एक ही मकसद है कि ये चुनाव के समय में उनको जेल में डालना चाहते हैं और देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई का दर्द और महंगा दवा की कीमतों को लेकर अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ते महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार मौजूदा बीजेपी सरकार को घेरते नजर आती है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर देश में बढ़ते महंगाई और 1 अप्रैल से दवाओं के दाम में वृद्धि होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष से एंटीबायोटिक, पेन किलर समेत करीब 800 दवाओं की कीमतें बढ़ने वाली हैं और एक झटके में रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर उन 800 तरह की दवाओं की कीमत 12% तक बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की घोषणा से आम जनता की परेशानी बढ़ सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव न्याय की गारंटी को फिर से दोहरा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में काम करेगी और वो रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये गारंटी है कि वो युवाओं के अंधकारमय भविष्य को उज्जवल बनाएगी। उन्होंने कांग्रेस की युवा न्याय की गारंटी को फिर से दोहराया और कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने ये बातें एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कही और कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गारंटी के तहत उनकी पार्टी नौकरियों के कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई केंद्र सरकार की नौकरियां प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से मुक्ति की गारंटी के तहत पार्टी सभी पेपर लीक को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक कानून बनाएगी। उन्होंने श्रमिकों के लिए बेहतर कामकाजी माहौल के साथ ही युवाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड का भी वादा किया। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाल ही में संसद में पारित नए दूरसंचार विधेयक को लेकर शनिवार को सरकार से सवाल किया। आश्चर्य जताया कि क्या सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम में आवंटन में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या चीन ने भारत की जमीन कब्जा नहीं की है। चिदम्बरम ने पीएम मोदी के कच्चा टीवी विवाद पर किया पलटवार। जी हां दोस्तों, देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्चा टीवी विवाद पर कांग्रेस और उसके सहयोगी द्रमुक के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए सवाल लहजे में कहा कि चीन लगातार भारतीय क्षेत्र
पर कब्जा कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री उस विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्या उन्होंने चीन को क्लीन चिट दे दिया है? दोस्तों आपको बता दें कि समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री आखिर कच्चा द्वीप विवाद को क्यों उठा रहे हैं जो 1974 में सुलझा लिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं जिसे 1974 में सुलझा लिया गया। इंदिरा गांधी सरकार ने लाखों तमिलों की मदद करने के लिए श्रीलंका के साथ बातचीत की थी। कच्चा द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा माना गया था और उसके बदले में 6 लाख तमिलों को भारत आने की अनुमति दी गई थी। यह मुद्दा 50 साल पहले बंद कर दिया गया था। और इसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए 2020 में लद्दाख में भारत के गतिरोध का जिक्र करते हुए दावा किया कि चीनी सैनिक लगातार भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। चिदम्बरम ने कहा कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी का कहना है कि भारतीय क्षेत्र में कोई चीनी सैनिक मौजूद नहीं है और भारतीय क्षेत्र का कोई भी हिस्सा चीनी सैनिकों के कब्जे में नहीं है। क्या पीएम मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी है? उन्हें इस बारे में बात करनी चाहिए कि 50 साल पहले क्या हुआ था या फिर उसके बजाय पिछले 3 साल में क्या हुआ, इस पर बात करनी चाहिए। चीन का कब्जा आक्रामकता है और मैं प्रधानमंत्री से इस बारे में बोलने का अनुरोध करूंगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयकर विभाग का जो नियम कांग्रेस पर लागू हुआ वो बीजेपी पर लागू क्यों नहीं होता? प्रियंका गांधी का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी को आयकर विभाग की ओर से 3500 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माने का नोटिस मिलने का हवाला देते हुए सोमवार को दावा किया कि नियमों के उल्लंघन को लेकर भाजपा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि उस पर 4600 करोड़ रुपए का जुर्माना बनता है। उन्होंने ये सवाल किया है कि जो नियम कांग्रेस पर लागू किया जा रहा है वही नियम भाजपा पर लागू क्यों नहीं होता। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग से एक बार फिर नया नोटिस मिला, जिसके जरिए आकलन वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के लिए 1445 करोड़ रुपए के कर की मांग की गई है। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस से अब तक कुल 3567 करोड़ रुपए के कर की मांग की जा चुकी है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस पर 3567 करोड़ का जुर्माना क्यों? कांग्रेस पर आरोप है कि 1994-95 में, फिर 14-15 और 16-17 में पार्टी के खाते में नेताओं कार्यकर्ताओं ने कुछ पैसे जमा कराए थे, जिसमें एक जानकारी पहले ही आयकर विभाग को साझा की जा चुकी थी, मगर सरकार कांग्रेस पर जानकारी न देने का मनमाना आरोप थोप रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नारे लगाने पर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और दोस्तों आपको बता दें कि मेरठ में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान नारे लगाने और कुर्सी पर बैठने को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच गाली गलौज होने पर मामला गर्मा गया था। इससे पहले मामला तूल पकड़ता कि भाजपा और आरएलडी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर शांत किया और वहां 2 दरोगा और पुलिसकर्मियों की तैनाती भी लगा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अगर 400 लोग नामांकन दाखिल करें तो चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट से होंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ में मतपत्र से चुनाव कराने का बताया नुस्खा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है और उन्होंने कहा है कि वो राजगढ़ से 400 लोगों को नामांकन दाखिल कराने पर काम कर रहे हैं ताकि वोटिंग ईवीएम के बजाय मतपत्र के माध्यम से मतदान हो सके। दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीते रविवार को राजगढ़ में आयोजित एक नुक्कड़ सभा में बोलते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इसका एक ही तरीका है। अगर एक सीट से 400 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को जमा की जाने वाली सुरक्षा राशि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षित वर्ग से नहीं हैं उन्हें 25,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पर जमा करने होंगे और SC/ST वर्ग के लोगों को 12,500 रुपये जमा करने होंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो राजगढ़ इस देश में एक ऐसी सीट होगी जहां मतपत्र से चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि हम इस बार ये चुनाव जीत सकते हैं क्योंकि लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए चुनाव कराने पर संदेह जताया था। उन्होंने कहा कि AICC के एक प्रस्ताव को 2018 में सर्वसम्मति से पारित और अपनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि लोगों को EVM के माध्यम से आयोजित चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि आगामी आम चुनाव केवल मतपत्रों के माध्यम से आयोजित किए जाएं। कांग्रेस नेता ने कहा कि जब भी हमने इस पर सवाल उठाए EVM की निष्पक्षता पर चुनाव आयोग ने हमें अपने मैनुअल और FAQ भेजने के अलावा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने शुरू किया एक वोट एक नोट अभियान, नेताओं ने लोगों से मांगे एक एक रुपए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के पास आते ही राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता से संपर्क साधने में लगे हैं और ऐसा ही एक अनोखा तरीका मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चंदा मांगते हुए रविवार को एक नोट एक वोट अभियान शुरू कर दिया है। दोस्तों, पार्टी ने यह भी दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उसके बैंक खाते से लेन देन पर रोक लगा दी है, जिसके चलते उसके पास पैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस के बैंक खातों पर रोक लगाने के कदम का उद्देश्य चुनाव से पहले उनकी पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करना है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने राज्य इकाई में बदलाव किया है और जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटवारी राहुल गांधी के खास नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक नोट एक वोट अभियान को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर शुरू किया और यहां भोपाल से पार्टी के उम्मीदवार अरुण श्रीवास्तव और जबलपुर के प्रत्याशी दिनेश यादव ने हाथों में बॉक्स लेकर प्रत्येक व्यक्ति से ₹1 मांगा और एक वोट देने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश में अन्य सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी होमवर्क करके नहीं आते, कच्चातीवू द्वीप मुद्दे पर कांग्रेस का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी होमवर्क करके नहीं आते हैं। उन्होंने कहा कि साल 2015 में मोदी सरकार ने कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर आरटीआई के जवाब कहा था कि ना कोई जमीन श्रीलंका को दी ना कोई जमीन ली। पीएम मोदी को क्या तब तक नहीं पता था कि 2024 तक इस आइलैंड के पास फिशिंग राइट थे? 2014 के बाद फिशिंग राइट क्यों चले गए? इसका जवाब पीएम मोदी और बीजेपी को देना चाहिए। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसी हल्की बातें करना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। कच्चातीवू द्वीप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट और विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि ये बीजेपी की ध्यान भटकाने वाली रणनीति है। वहीं राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने कहा कि ये बेतुका आरोप है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आडवाणी को भारत रत्न मिलने के दौरान पीएम मोदी के खड़े ना होने पर बिफरी कांग्रेस, कहा यह राष्ट्रपति का अपमान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आडवाणी के आवास पर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया और इस बीच कांग्रेस ने रविवार को पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा अपने आवास पर आडवाणी को भारत रत्न प्रदान करते हुए तस्वीरें साझा की और तस्वीरों में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और पीएम मोदी कुर्सियों पर बैठे हैं, जबकि राष्ट्रपति मुर्मू खड़े होकर भाजपा नेता को प्रशस्ति पत्र सौंप रही है। जयराम रमेश ने तस्वीरों के साथ अपने पोस्ट में कहा कि हमारे राष्ट्रपति का अपमान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए था। वहीं रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली में बोलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रपति के सम्मान में भी खड़े नहीं हुए और आरोप लगाया कि भाजपा को संविधान में कोई विश्वास नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। निशिकांत दुबे के खिलाफ ईडी करेगी जांच। बीजेपी सांसद ने खुद केंद्रीय एजेंसियों से केस रजिस्टर करने का किया था आग्रह। जी हां दोस्तों, झारखंड में गोड्डा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के खिलाफ परित्राण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को साजिश के तहत हड़पने और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम समेत 9 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। देवघर के 52 बीघा निवासी शिवदत्त शर्मा ने जसीडीह थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं अब निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज शिकायत की जांच प्रवर्तन निदेशालय की टीम करेगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने केंद्रीय एजेंसी से खुद के खिलाफ केस रजिस्टर करने का आग्रह किया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में बीजेपी तड़ीपार होगी, संजय राउत का बयान। जी दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि देश में बीजेपी तो तड़ीपार होगी ही, लेकिन मुंबई से सबसे पहले बीजेपी तड़ीपार होगी। भाजपा की मुंबई को लूटने की मंशा कभी सफल नहीं हो सकती है और अब हम महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा करनी ही होगी तो हम चर्चा विधानसभा चुनाव की करेंगे या तो 2029 चुनाव की करेंगे। भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और जुमलेबाज पार्टी है। हर रोज भाजपा में 5 से भी ज्यादा सबसे भ्रष्ट लोग शामिल हो रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम बीजेपी करती है। ये बयान दिया है संजय राउत ने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी
में शामिल होने के लिए मिला 5 करोड़ का ऑफर। आम आदमी पार्टी विधायक ने दर्ज कराई FIR। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच लुधियाना पुलिस ने आम आदमी पार्टी की लुधियाना दक्षिण विधायक राजेंद्र पाल और छीना की शिकायत पर एक FIR दर्ज की है। इस FIR में कहा गया है कि भाजपा उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले RLD को बड़ा झटका। जयंत के इस खास नेता ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत जी और RLD में अपने साथियों का आभारी हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार ने छीन ली नौकरी लेकिन लगा दी चुनावी ड्यूटी। अतिथि शिक्षकों ने कहा नहीं करेंगे कोई सरकारी काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अप्रैल से प्रदेश के 4257 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद 6 वर्षों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 4257 अतिथि शिक्षक सेवा से मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनकी चुनावी ड्यूटी लग गई है, जिस पर अतिथि शिक्षकों ने कह दिया है कि वो चुनावी ड्यूटी नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रोहिणी की पॉलिटिकल लॉन्चिंग से पहले भगवान के शरण में लालू परिवार बाबा हरिहर नाथ से लिया आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, चुनावी मैदान में उतरने से पहले RJD अध्यक्ष लालू यादव की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। लालू फैमिली सोनपुर स्थित बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। दोस्तों, RJD अध्यक्ष लालू यादव ने मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के साथ बाबा हरिहर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पूर्व CM राबड़ी देवी भी उनके साथ थी। दोनों बेटियों के साथ लालू और राबड़ी ने रुद्राभिषेक भी किया और इस दौरान राबड़ी देवी ने कहा कि हम लोग हमेशा बाबा हरिहर नाथ से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते रहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया उम्मीदों का किरण। कहा ED, CBI और IT के दुरुपयोग पर लगा सकता है लगाम। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ED, CBI और IT के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और उन्होंने चुनाव आयोग को उम्मीद का किरण बताया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर लिखा कि E = ED, C = CBI और I = इनकम टैक्स। जिस तरह ED, CBI और IT विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ECI बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो भाजपा सरकार द्वारा ED, CBI और IT डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ज्योति मिर्धा ने फॉर्म भरते वक्त कर दी बड़ी गलती। नामांकन रद्द करवाने के लिए RLP ने की चुनाव आयोग में शिकायत। जी हाँ दोस्तों, नागौर में BJP प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के खिलाफ हनुमान बेनीवाल लगातार मुखर हैं। नागौर लोकसभा सीट पर BJP के लिए संकट के बादल भी गहराने लगे हैं। वहीं RLP ने ज्योति मिर्धा का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड संबंधी बयान को लेकर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना पर की गई ताजा टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बॉन्ड से जुड़े जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के घोर भ्रष्टाचार का खुलासा हो गया है। महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि योजना को इस तरह से तैयार किया गया था कि इसका पता ही नहीं चल सके कि राजनीतिक दलों के पास धन कहां से आया और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को इस सुझाव को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे से उनकी सरकार को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रणाली 100% सही नहीं होती और किसी भी कमी को सुधारा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इनकी नीयत में खोट, अटल बिहारी वाजपेयी से सीखे। केजरीवाल पर एक्शन से भड़के स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कानून का शिकंजा पूरी तरह से कस चुका है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इस एक्शन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि नहीं, मुझे अब सुनवाई से मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से तोता रटा
हुआ होता है वही है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा अच्छी बहस, अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई अच्छी बहस के बाद भी सीबीआई के वकील के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ईडी के कानूनों को बदला और इनकी नीयत में खोट था। क्यों बदला इन्होंने कानून, ये बड़ा अजीब लगता है कि क्या भारत के कानून इतने मजबूत नहीं हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा दे सके। इनकी नीयत में खोट है कि एक बार जिस पर राजनीतिक दृष्टि से हाथ डाल दिया वो जेल से बाहर ना निकले। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, बिहार के 237 नेताओं के इलेक्शन लड़ने पर लगाया प्रतिबंध, मचा दिया हड़कंप। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस लिया है। आयोग ने कठोर निर्णय लेते हुए बिहार के 237 प्रत्याशियों को प्रतिबंधित कर दिया है और चुनाव आयोग के इस कदम के सभी दलों के उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान के अनुसार प्रत्याशियों को चुनावी खर्च का हिसाब किताब देना अनिवार्य होता है। अगर प्रत्याशी चुनावी खर्च का हिसाब आयोग को नहीं देते हैं तो उनके चुनाव लड़ने पर रोक तक लगाया जा सकता है। बिहार के 237 पूर्व प्रत्याशियों ने अपने पहले के चुनावी खर्च का ब्यौरा कमीशन को नहीं दिया था और अब चुनाव आयोग ने इन नेताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिस पर प्रतिबंध लगा है वो साल 2019 के लोकसभा चुनाव और साल 2020 में हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले पूर्व प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।